हेलो फ्रेंड्स। तो आपने लास्ट वीडियो में देखा हम चैप्टर 6 साउंड पढ़ रहे थे क्लास 7th का। तो वो हमारा पार्ट 1 था। तो ये सबसे मतलब लॉन्ग चैप्टर है थोड़ा सा, तो हम इसको पार्ट्स में डिवाइड करें। तो ये है पार्ट 2 मतलब चैप्टर का। तो हम अब शुरू करेंगे। हमारा अगला टॉपिक है साउंड नीड्स अ मीडियम फॉर प्रोपेक्टेशन। मतलब साउंड को चाहिए होती है मीडियम, क्योंकि साउंड वैक्यूम में तो ट्रेवल कर नहीं रही होती, वैक्यूम में मतलब ट्रेवल कर नहीं सकती, तो वो उसको मीडियम चाहिए होता है। तो चलो इसका अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। साउंड कैनॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर इट्स प्रोपेक्टेशन। दैट इज कहते हैं ट्रेवलिंग फ्रॉम फॉर ट्रेवलिंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जैसे वैक्यूम के थ्रू हम बोल नहीं पाते जब वैक्यूम होती है। साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम, साउंड को मीडियम चाहिए होती है। तो दैट इज फॉर ट्रेवलिंग वन पॉइंट टू अनदर। जैसे हम बोल रहे होते हैं और आप सुन रहे हो मेरे सामने, अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ तो वो मीडियम के द्वारा सुन पा रहा है। अगर मीडियम ना होती तो वो सुन नहीं पाता, तो उधर वैक्यूम होती है उस प्लेस पे। द फॉलोइंग सिंपल एक्सपेरिमेंट डिमॉन्स्ट्रेट्स दिस फैक्ट। एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है, मैं आपको बताऊंगी इसमें क्या है। Take an electric bell and an airtight glass jar connected to a vacuum pump. एक हमारे को लेनी है इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रिक बेल आप समझते हो ना, जो हमारे घर में लगी होती है इलेक्ट्रिक बेल, वो वाली। एंड एन एयर टाइट ग्लास जार, और एक ग्लास का जार लेना है जो मतलब अच्छी तरह बंद हो जाए, उसमें से एयर ना पास हो पाए। कनेक्टेड टू अ वैक्यूम पंप, एक वैक्यूम पंप के मतलब उससे वैक्यूम पंप से उसको मतलब वैक्यूम पंप मतलब a device that removes gas molecules or air particles from a sealed volume in order to achieve difference in pressure, creating a partial vacuum. ये होता है उसका क्या कहते हैं, वैक्यूम पंप का मतलब जो इसमें लिखा हुआ था, ये वैक्यूम पंप। सस्पेंड द इलेक्ट्रिक बेल इनसाइड द जार एज शोन इन फिगर 6.2। इलेक्ट्रिक बेल को हमको वो एयर टाइट जार में डालना है, उसने उन्होंने डाल दिया। तो उसको एयर टाइट जार को अच्छी तरह बंद कर देना, मतलब उसमें से एयर वगैरह ना पास हो, मतलब पास ना हो पाए। कनेक्ट द बेल टू अ बैटरी थ्रू अ स्विच। जो बैटरी है, हमने इधर जैसे टेबल पे बैटरी एक साइड पे रख दी, और ये मतलब जो है हमारी इलेक्ट्रिक बेल, उसको अंदर उसके डाल दिया। तो अब जो हमारी इलेक्ट्रिक बेल है उसको बैटरी के साथ कनेक्ट करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बेल तो बैटरी के साथ ही चलेगी। ठीक है, तो उसको हमने अब स्विच से कनेक्ट करना है। ऑन प्रेसिंग द स्विच द बेल स्टार्ट्स रिंगिंग एंड द साउंड इज हर्ड। ऑन प्रेसिंग द स्विच, जब हम स्विच को ऑन करते हैं तब बैटरी से उसमें एनर्जी जाती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है। तो बेल स्टार्ट्स रिंगिंग और साउंड आ जाती है। द साउंड रीचेज अस थ्रू द एयर इन द जार। क्योंकि अभी जार में एयर है, तो तब करके हमारे को आवाज आ रही है। नहीं तो अगर एयर ना हो, एयर क्योंकि मीडियम होती है जिसके द्वारा हमारे को साउंड आती है। और वैक्यूम, जो अगर इधर कोई एयर वगैरह ना होती तो हमारे को नहीं आती इसकी बेल की आवाज। नाउ स्टार्ट द वैक्यूम पंप, इट विथड्रॉज द एयर। वैक्यूम पंप से एयर को बाहर लाया जा सकता है, तो हम वैक्यूम पंप को उधर से ऑन करते हैं। You will notice that as the air from the jar is evacuate, the sound gradually becomes more and more feeble. After some time, when no air is left within the jar, no sound is heard. However, the hammer of the electric bell can be still seen striking the gong. The reason is that when no air is left in the jar, sound does not propagate to reach us. Although the bell is still ringing, the sound cannot travel through a vacuum. तो ये हमारे को उसके बारे में बताया हुआ कि वैक्यूम से कैसे हमारे को आवाज नहीं आ पाती। हमने जैसे देखा, अब वैक्यूम पंप से हम जब ऑन करते हैं उसको, तो ये इसमें जो एयर, जितनी भी एयर थी वो सब बाहर आ जाती है। तब हम वैक्यूम पंप को बंद कर देंगे तो कोई एयर नहीं अभी रहती। अब हम दोबारा वही प्रोसीजर करेंगे। तो अगर हम स्विच को ऑन करें और बैटरी से उसमें जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी जाती है, हमारे को आवाज नहीं आएगी, क्योंकि उसमें एयर ही नहीं है। और साउंड को हमारे को सुनने के लिए एयर चाहिए, मीडियम चाहिए होता है। तो उसमें तो वैक्यूम था, उसमें कुछ भी नहीं था। तो इसीलिए क्या कहते हैं, साउंड कैन नॉट ट्रेवल थ्रू अ वैक्यूम। अब ये डू यू नो है,
On the moon and in space there is no atmosphere, therefore two person cannot hear each other on moon. मतलब ऑन जब हम चांद पर वो जो जाते हैं सैटेलाइट्स के थ्रू, तो उधर कोई एटमॉस्फेयर नहीं होता, तब करके हम एक दूसरे की आवाज़ उधर बिल्कुल भी नहीं सुन पाते. The need of the medium for the propagation of the sound cannot be demonstrated by the following activity. ये एक एक्टिविटी है. एक टेक अ टम्बलर एंड प्लेस अ मोबाइल फोन ए इंटू ए. एक इसमें दो मोबाइल फोन लिए हैं, फोन ए into it. Now ring the mobile phone A from another mobile phone B. एक हमने जैसे दो मोबाइल फोन लिए, फोन ए मतलब हमको फोन ए को रिंग करना है दूसरे फोन से, फोन बी से. आउटसाइड द टम्बलर एज शोन इन फिगर 6.13. ये एक पिक्चर दिखाई हुई है. जो ये फोन ए है उसको अंदर रखा गया और फोन बी है उसको बाहर रखा गया. अब आगे क्या है. यू कैन हेयर द साउंड ऑफ रिंग ऑफ द मोबाइल फोन. हम अगर इसको रिंग करेंगे तो हमारे को आवाज आएगी उसके मोबाइल फोन की जब बजता है वो. फोन ए outside the tumbler because there is air in the tumbler through which sound of the ring propagates to reach your ear. Propagate का मतलब होता है to move through, to reach your ear. Now cover the mouth of the tumbler with the कार्डबोर्ड लिड. तो अब मतलब दूसरे टम्बलर को हमें कार्डबोर्ड के लिड के मतलब थ्रू कवर कर देंगे. तो उसके बाद है लिड हैविंग अ स्मॉल होल. तो इस कार्डबोर्ड के बीच में एक छोटा सा होल होना चाहिए. with the help of cello tape so that it becomes airtight. Then pass a straw. जो हमने क्या कहते हैं जो होल किया था कार्डबोर्ड के बीच में, तो उसको हमने पहले एक सेलो टेप के द्वारा मतलब कवर कर देना है और उसके थ्रू हमने एक अंदर स्ट्रॉ डालनी है. उसके बाद देन पास अ स्ट्रॉ लिड एंड सक द एयर ऑफ द टम्बलर. उसके द्वारा हमने जो भी एयर में मतलब उसमें जगह हो एयर होगी उसको हमने सक आउट कर लेना है, मतलब अपने मुंह से खींच के बाहर निकाल देना है. Again ring the mobile A from mobile B. You will find that the sound of ring gradually decreases as air is withdrawn from the tumbler, and ultimately when almost all the air of the tumbler has been sucked out, no sound is heard. This shows that the presence of a medium is necessary for the propagation of sound. मतलब कि जब हम इसको बाहर निकाल देंगे, इसको जो होल होएगा वो उसको अच्छी तरह सेलो टेप से उसको दोबारा कवर कर देना है. उसके बाद हम फोन बी से फोन ए को दोबारा रिंग करेंगे, तब जो साउंड आएगी वो दोबारा थोड़ी सी डिक्रीज हो जाएगी, मतलब कम सुनेगी उसको, वो उतनी ऊंची नहीं मतलब सुनेगी जैसे हमारे को पहले सुना था, टम्बलर ए में सुना था हमको. तो इसके बाद है sound can travel in all medium, solid, liquid and gas. This can be demonstrated by the following simple activities. जो sound है वो कोई भी medium के द्वारा travel हो सकती है, solid, liquid या फिर gas. ये एक activity के मतलब थ्रू पता चलेगा. अब हम देखेंगे activity 7. To show that the sound travels in a solid, पहले हम देखेंगे solid में sound कैसे travel होती है. Place a clock on one end of the table and bring your ear closer to that end. एक टेबल लेना है, एक हमने उधर क्या कहते हैं एक एंड पे हमारे को क्लॉक प्लेस कर देनी है और हमने अपना ईयर जो होएगा ये हमारे को दिखाया हुआ जैसे 6.14 में ए पार्ट में कि उसने कैसे एक अपनी क्लॉक को एक एंड पे रखा है और अपना ईयर उसने टेबल पे लगाया हुआ है. Slowly move the clock away from yourself till you stop hearing the sound of the clock. Now place one end of the ruler or a metal rod below the clock and the other end very close to your ear as shown in figure 6.14c. You will see again to be able to hear the sound of the clock. जो अब फिर अगर हम इसको एक पहले हम रखेंगे, सॉरी फॉर दैट, फिर हम पहले एक क्लॉक को थोड़ा सा अपने उससे एंड से दूर कर देंगे और फिर हम उसको थोड़ा सा मतलब इधर रख देंगे, एक एज पे रख देंगे. उसके बाद हम देखेंगे कि उसने ईयर अपना इधर प्लेस किया है
एक एज पर और एक एज पर क्लॉक है। और 6.14 के सी पार्ट में हमारे को दिखाया गया कि एक रूलर ऐसे रखना है, तो उसको ऐसे मतलब टेढ़ा करके रखना है, और फिर क्लॉक ऐसे रख देनी है, क्लॉक को मतलब बिल्कुल उसके साथ ही ऐसे मतलब लगा देना है। तो फिर यू विल अगेन, उसमें हमारे को कोई साउंड नहीं सुनाई दी क्योंकि वो दूर भी रखी थी थोड़ा सा। तो हम अगर अब इससे रूलर को रखेंगे तो रूलर भी वाइब्रेट होएगा और हमारे को साउंड भी मतलब हमारे कान में आएगी। नेक्स्ट एक्टिविटी है टू शो दैट द साउंड ट्रेवल्स इन अ सॉलिड। टेक टू एम्प्टी आइसक्रीम कप्स। हमारे को 2 आइसक्रीम कप लेने हैं जो कि खाली हों। मेक अ स्मॉल होल एट द बॉटम ऑफ द ईच कप। जो कप के एंड में एक हमारे को छोटा सा होल कर देना है। एंड पास अ लॉन्ग थ्रेड अबाउट 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर हमारे को एक थ्रेड लेना है जो कि हो 20 सेंटीमीटर लॉन्ग। उसको हमने कप के मतलब जो हमने होल किया था उसके बीच में से निकाल देना है। थ्रू देम टाई अ नॉट और मैच स्टिक। एक हम यहाँ तो नॉट बांध दो या फिर एक मैच स्टिक के द्वारा उसको मतलब ऐसे एक तरह पे लगा दो। फिर हम उसकी पिक्चर देखेंगे कैसे रखा हुआ है। सो दैट द थ्रेड डज नॉट स्लिप आउट ऑफ द होल्स। मतलब हमको बस थ्रेड जो है उसको बाहर नहीं निकलने देना तब करके। उसके बाद है दिस मेक्स अ टॉय टेलीफोन। इससे एक टॉय टेलीफोन बनता है। ये हमने कितनी बार ये करते हैं हम, कभी कभार तो घर पे भी हमने किसी ने किया होगा कि हमने ऐसे उसको मतलब कप के बीच में से एक मैच स्टिक उसके अंदर रखी, क्योंकि छोटा सा होल किया कि वो होल ऐसा छोटा सा करना है कि ये मैच स्टिक उससे पास ना हो पाए। तो हमको ऐसे एक टेलीफोन बन जाता है, टॉय टेलीफोन। उसके बाद एक फिर हमने एक मतलब जो एक कप होएगा वो अपने दोस्त को पकड़ा देना और एक कप खुद पकड़ना है और डिस्टेंस पर चले जाना 20 मीटर के। तो हम मतलब जितनी हमने वो ली थी थ्रेड लिया था, तो थ्रेड अगर हम लॉन्ग लेना चाहते तो लॉन्ग भी ले सकते हैं। तो फिर नाउ यूज द टॉय टेलीफोन एज शोन इन फिगर 6.15। तो हम अब इसका एक कोई भी एक बच्चा उधर से बोलता है कि हेलो, तो उधर से वो सुनाई दे जाती है आवाज। And talk to your friend. You will be able to hear of the sound of your friend. This shows that the sound travels through the thread. दो इससे पता चलता है कि साउंड जो है वो ट्रेवल कर पाती है थ्रेड से एंड रीचेज योर एयर। सो साउंड कैन ट्रेवल थ्रू अ सॉलिड। तो साउंड जो है वो सॉलिड के द्वारा भी ट्रेवल कर सकती है। एक्टिविटी 9 के हमारे को दिया गया टू स्टॉप दैट साउंड ट्रेवल्स इन अ लिक्विड। फिल अ बलून विद वाटर एज शोन इन। मतलब एक बलून लेना है, उसको हमने पानी से भर देना है। होल्ड इट नियर योर ईयर। नाउ कीप अ वॉच जेंटली टू द अदर साइड ऑफ द बलून। यू विल हेयर द स्टिकिंग साउंड ऑफ द वॉच। दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू अ लिक्विड। एक हमारे को बलून लेना है, उसमें पानी भरना है। फिर एक जो वॉच हमने लेनी है उसको दूसरी साइड पर, एक साइड तो हमने कान पे उसको मतलब लगाया हुआ है और दूसरी साइड पे हमको ये ऐसे लगानी है वॉच। एक हाथ से बलून पकड़ना है, एक हाथ से उसको वॉच को उससे साथ लगाना है अच्छे से। तो फिर जो वॉच की टिक टिक वो कर रही होती है वो हमारे को आवाज सुनाई देती है, क्योंकि जो साउंड है वो क्या कहते हैं लिक्विड के द्वारा भी ट्रेवल कर सकती है। एक्टिविटी 10 टू शो दैट sound travels in air. Ask your friend to ring a bell. You will notice that the sound of the bell can heard from any place near the bell. तो जो एक हम दोस्त को अपने बोलते हैं कि एक बाहर से बेल रिंग करो। यू विल नोटिस दैट द साउंड ऑफ बेल। तो साउंड जो है बेल की वो हमारे को कहीं फ्रॉम एनी प्लेस नियर द बेल, हम कोई भी प्लेस से सुन सकते हैं जो हम उस बेल के नियर पास हो। दिस शोज दैट साउंड कैन ट्रेवल थ्रू एयर और गैस। तो अब हमारा टॉपिक है साउंड ट्रेवल्स इन द एयर इन द फॉर्म ऑफ longitudinal waves. We have read that sound is a form of energy because it is produced when a body vibrates. मतलब जो साउंड है, साउंड एक तरह की एनर्जी, हमने पीछे पढ़ा, तो वो प्रोड्यूस करती है जब कोई बॉडी वाइब्रेट करती है। During vibration, the kinetic energy changes into potential energy and the potential energy changes into kinetic energy. तो वाइब्रेशन के दौरान जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है, पोटेंशियल एनर्जी में चेंज कर जाती है। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है। द साउंड एनर्जी इन द एयर इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर बाय द
वेव मोशन। जो साउंड एनर्जी है एयर के अंदर, तो वो क्या कहते हैं, एक प्लेस से दूसरी प्लेस में चले जाता है वेव मोशन के थ्रू। In a wave motion, the particles of the medium do not leave their mean positions but they vibrate about their mean positions. जो वेव मोशन में क्या होता है, जो पार्टिकल्स होते हैं मीडियम में, तो वो क्या कहते हैं, अपनी जो मेन पोजीशन होती है ना, जहाँ पे वो बैठे हो, जहाँ पे वो स्टेबल होते हैं, वो वाली जगह से बिल्कुल नहीं हिलते, मगर अपनी जगह पे ही वाइब्रेट करते रहते हैं। जैसे ये पेंसिल इधर अपनी मेन पोजीशन पे है, उसकी मेन पोजीशन है, वो इधर उधर कहीं नहीं जा रही, इधर उधर नहीं हो रही, वो अपनी जगह पे ही वाइब्रेट कर रही है। When a body vibrates, the particles of the air surrounding it start vibrating about their mean positions. जैसे हमने एक बार पहले भी केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है कि जब वो टुगेदर होते हैं, एक साथ होते हैं, तो वो अपनी मेन पोजीशन पे वाइब्रेट कर देते हैं, तो सभी को वाइब्रेट कर देते हैं, सभी पार्टिकल्स को अपने साथ वो वाइब्रेट कर देता है। During vibrations, they push or pull the nearby particles and transfer some energy to them. जो वाइब्रेशन के दौरान ही दे पुश एंड पुल, अपने आप को खींचते हैं भी और धक्का भी मारते हैं, द नियर बाय पार्टिकल्स, अपने जो पास होते हैं उनके वो पार्टिकल्स को, एंड ट्रांसफर सम एनर्जी टू देम, और अपने से थोड़ी सी एनर्जी निकाल के वो उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। They then start vibrating faster and transfer energy to next surrounding particles. They then start vibrating fast, वो बहुत तेज़ हिलने लग जाते हैं और अपनी एनर्जी दूसरे सराउंडिंग पार्टिकल्स को वो ट्रांसफ़र कर देती हैं। This process continues till the vibration reach the ear of the person. ये जो प्रोसेस है वो तब तक चलता रहता है जब वो वाइब्रेशन किसी के ईयर में नहीं पहुंच जाती, किसी के इंसान के कान में नहीं पहुंच जाती। Such vibrations of particles in the air are in the direction of propagation of sound and they form longitudinal wave. Such vibration, जो ऐसी vibrations होती है एयर में, vibration of the particles एयर में, the direction of propagation का आपको मतलब बताया था, to move through of the sound and they form longitudinal waves होती हैं, a wave in which the particles of the medium vibrate in the same direction as the propagation of the wave. In the longitudinal wave at points C on either side of which the particles of air move towards the point C is called compression. तो जो longitudinal wave point C पर होती है, either side of the which the particles of air moves towards the point C, तो ये इधर पिक्चर दी हुई है, जैसे ये जो particles हैं वो C की तरफ कंप्रेस कर रही हैं, and the point R on either side of which particles of air move away from the point R is called rarefaction. ये C को बोलते हैं कंप्रेशन, R को बोलते हैं रेयरफैक्शन। इसके वो पूछ सकते हैं MCQ वगैरह में कि R की फुल फॉर्म क्या है, उसमें क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव में, जो कि होती है रेयरफैक्शन, और जो C की फुल फॉर्म होती है वो होती है कंप्रेशन। One wave is the form from a compression. Sorry for that. One wave is from a compression to the next compression or from a rarefaction to the next rarefaction. जो एक वन वेव होती है जो फ्रॉम एक कंप्रेशन से दूसरी कंप्रेशन या फिर एक रेयरफैक्शन से दूसरी रेयरफैक्शन तक जाती है। तो फ्रेंड्स, रेयरफैक्शन का मतलब होता है अ रीजन इन अ लॉन्गिट्यूडनल वेव वेयर द पार्टिकल्स आर फर्दरेस्ट अपार्ट। और जो कंप्रेशन है उसका मतलब होता है, कंप्रेशन जो होती है वो तब इट अकर्स व्हेन अ फिजिकल फोर्स प्रेसेस इनवर्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट कॉजिंग इट टू बिकम कॉम्पैक्टेड। ठीक है गाइस, उसके बाद हमारा आता है अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड बाय द डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ। जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो ग्राफिकली रिप्रेजेंटेड किससे होती है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ से, एज शोन इन फिगर 6.19। दिस ग्राफ shows the displacement of particles in medium different distances at the same time। जो फिर ये दिखाया हुआ है कि ये 6.19 जो है वो किसके बेस पर है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ ऑफ अ लॉन्गिट्यूडनल वेव की। तो इसमें हमारे को पहले तो एक सीधी लाइन लगानी है, उसके बाद एक मतलब
टी बनाना है हमारे को, वो भी जिसका ये एंड हो हमारा राइट साइड पर। तो इधर हमको लिखना है जो टी का ऊपर वाला पार्ट होएगा उसके ऊपर हमारे को लिखना है डिस्प्लेसमेंट। फिर हमारे को वेव बनानी है ऐसे। तो ये ए का मतलब होता है एम्पलीट्यूड, आर का मतलब होता है रेयरफैक्शन, सी का मतलब होता है कंप्रेशन। वन वेव हम आगे मतलब वन वेव का हम आगे पढ़ेंगे कि क्या होता है वन वेव। ठीक है गाइस। उसके बाद ये होता है डिस्टेंस, और ये इसको लैम्डा बोलते हैं, जो कि होता है वेवलेंथ की मेजर, जिससे मेजर करते हैं वेवलेंथ को। इससे हमारे को पता चलता है कि जो लॉन्गिट्यूडनल वेव है वो, इसको लॉन्गिट्यूडनल वेव ये कैसे रिप्रेजेंट की गई है डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस ग्राफ के ऊपर। उसके बाद आती है अनदर वे टू रिप्रेजेंट अ लॉन्गिट्यूडनल वेव इज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। एक और वे है लॉन्गिट्यूडनल वेव को मतलब एक्सप्रेस करने के लिए, जो कि है डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, which represent the displacement of particles of the medium with the time at given position। इसमें हमारे को कैसे दिखाते हैं, it represent the displacement of particles, displacement of मतलब particles की इधर उधर की displacement दिखाती है of the medium with the time at the given position। with the time के साथ होती है वो एक ही particular position पे। figure 6.220 shows the displacement time graph in which time of the one wave is represented by letter t called time period of the wave। तो इसमें भी हमारे को सेम ही वही प्रोसीजर करना है। इसमें भी वेव बनानी है, ये एम्पलीट्यूड, रेयरफैक्शन, कंप्रेशन, ये भी एम्पलीट्यूड होता है, ये रेयरफैक्शन, ये कंप्रेशन। इसमें हमारे को इधर को जो रेयरफैक्शन के बिल्कुल नीचे बनानी है, रेयरफैक्शन के नीचे एरो बनाना है, ये होता है टाइम पीरियड। और टाइम किस में मेजर होता है ये भी लिखा हुआ है इन सेकेंड में। डू यू नो द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन वन डायरेक्शन इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। जो डिस्टेंस एक ही डायरेक्शन में मतलब ट्रेवल करता है उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये डेफिनेशन है। इन लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस मूव टुवर्ड्स राइट इज ऑन प्लस वाई। हमने ग्राफ पर भी देखा होगा प्लस वाई हम ऊपर लिखते हैं, या फिर हम प्लस वाई मोस्टली लिखते हैं, माइनस वाई एक्सिस नहीं लिखते। इन द लॉन्गिट्यूडनल वेव द डिस्टेंस मूव टुवर्ड्स राइट, राइट के टुवर्ड्स जो डिस्टेंस मूव करता है उसको प्लस वाई एक्सिस में गिना जाता है, और जो डिस्टेंस लेफ्ट की तरफ मूव करे उसको हम लिखते हैं माइनस वाई एक्सिस। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी 1/टाइम पीरियड, ये एक फॉर्मूला है। उसके बाद एक और फॉर्मूला है स्पीड ऑफ वेव v वॉल्यूम, फ्रीक्वेंसी f मल्टीप्लाई बाय वेवलेंथ लैम्डा, इसका ये दिया हुआ है। मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये लैम्डा का सिंबल है, और ये मेजर होता है उसमें वेवलेंथ में। In displacement distance graph, if there are more waves in the same distance, then wavelength is less but frequency of the sound is the same। जो displacement distance graph में अगर कोई more waves हैं, अगर ज़्यादा waves हैं at the same distance, same मतलब distance पर, then the wavelength is लेस, तो फिर वेव लेंथ जो होती है वो लेस होती है, बट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द साउंड, जो फ्रीक्वेंसी होती है साउंड की वो बिल्कुल सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी होती है द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ साउंड वेव इन 1 सेकेंड इज नोन एज इट्स फ्रीक्वेंसी। ये आगे हम पढ़ेंगे जो कि होगा सम टर्म्स रिलेटेड टू अ वेव। तो इसके बाद सिक्स्थ पॉइंट है in displacement time graph, if there are more waves in a given time period, then t is less and frequency is more। जो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में क्या होता है, अगर उधर मोर वेव्स होती हैं इन अ गिवन टाइम पीरियड में भी दिया होता है जिसमें ज़्यादा वेव्स होती है, देन टाइम पीरियड इज़ लेस, जो तब उस टाइम पर टाइम पीरियड लेस होता है और फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। उसके बाद आती है सम टर्म्स रिलेटेड टू अ वेव। ये टर्म्स है कुछ और वेव के रिलेटेड। पहली टर्म है वन वाइब्रेशन, द टू एंड फ्रो मोशन विच कॉन्स्टिट्यूट्स वन फुल वेव इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। टू एंड फ्रो का पहले भी बताया था पार्ट 1 में। जो टू एंड फ्रो मोशन होती है वो अपनी मतलब जैसे ये स्विंग होता है तो वो अपनी मीन पहले इधर को जाता है, फिर अपनी मेन पोजीशन पे आता है, फिर उधर राइट जाता है, पहले लेफ्ट फिर अपनी मेन पोजीशन फिर राइट। टू एंड फ्रो विच कंस्टिट्यूट्स वन फुल वेव, उसमें क्या होता है वो कंसिस्ट करती है वन फुल वेव, तो फिर वो उसको बोलते हैं वन वाइब्रेशन।
वन वेव इज फ्रॉम वन रेयर फ्रैक्शन, जो वन वेव होती है वो किससे होती है, वन रेयर फ्रैक्शन से, टू नेक्स्ट रेयर फ्रैक्शन तक, तो नेक्स्ट जो होती है रेयर उसके तक, या फिर फ्रॉम वन कंप्रेशन टू द नेक्स्ट कंप्रेशन, या फिर एक कंप्रेशन से दूसरे कंप्रेशन तक होती है। वेवलेंथ, द लेंथ ऑफ वेव कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन वाइब्रेशन इज नोन एज वेवलेंथ। तो एक लेंथ होती है वेव की, लंबाई होती है जो वेव की, कॉरेस्पॉन्डिंग टू वन वाइब्रेशन, किसके बेस पर, वन वाइब्रेशन के बेस पर, इज नोन एज वेवलेंथ। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द सिंबल लैम्डा एज शोन इन फिगर 6.19। ये इसमें दिया हुआ है, ये लैम्डा होता है। उसके बाद इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, इसको मीटर में मेजर करते हैं। Amplitude, the maximum displacement of a wave on either side of its main position is known as amplitude। जो maximum displacement, जो maximum जगह बनी होती है वेव की दोनों साइड पर, उसकी मेन पोजीशन की दोनों साइड पर, उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का सिंबल होता है ए। ए इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव, इट इज़ मेजर्ड इन मीटर, इसको भी मीटर में ही मेजर करते हैं। टाइम पीरियड, द टाइम टेकन बाय अ वेव टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, जो टाइम एक वेव लेती है एक वाइब्रेशन को कंप्लीट करने के लिए, उसको बोलते हैं टाइम पीरियड। इट इज़ ऑलवेज डिनोटेड बाय द लेटर टी, वो हमेशा टी लेटर से डिनोट हो जाती है, और जो इसकी ये मेजर्ड होती है सेकंड में, एज शोन इन फिगर 6.20। इसमें भी बताया कि टाइम पीरियड जो होता है वो होती है इन सेकंड में मेजर की जाती है। फ्रीक्वेंसी, द नंबर ऑफ वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड बाय द सोर्स ऑफ साउंड वेव इन 1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशन, एक जो बॉडी होती है वो कितने वाइब्रेशन मतलब प्रोड्यूस करती है एक सोर्स ऑफ साउंड के साउंड वेव में, और एक ही सेकंड में कितने प्रोड्यूस करती है, वो होती है फ्रीक्वेंसी। इट इज़ डिनोटेड बाय एफ और एन, या फिर वो एफ से मतलब डिनोट की जाती है, या फिर एन से डिनोट की जाती है, डिनोट मतलब पहचानी जाती है। द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्स, जो यूनिट फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो होती है हर्ट्स, विच इज़ डिनोटेड बाय द सिंपल एच जेड, जो हमारे को हम उसको एच जेड भी लिख सकते हैं। तो फिर उसके बाद आता है डू यू नो, द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ अ बॉडी इन एयर ग्रेजुअली डिक्रीजेज ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ एयर एंड अल्टीमेटली इट डाइज आउट। जो एम्पलीट्यूड होती है वाइब्रेशन की ऑफ द बॉडी इन एयर, जो एयर में होती है वाइब्रेशन ऑफ द बॉडी, वो एकदम से डिक्रीज हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसमें एयर में भी फ्रिक्शन होती है, एंड अल्टीमेटली एकदम से ही बंद हो जाती है। जैसे हम बॉल को हवा में उछालते हैं तो वो नीचे आते आते धीरे हो जाती है, क्यों? फ्रिक्शन की वजह से वो धीरे हो जाती है। आई मीन टू से कि जो बॉल जब हम ऊपर जाती है वो मतलब नीचे जब ऊपर क्यों नहीं एकदम से चली जाती, फ्रिक्शन के थ्रू। जब वो ऊपर जा रही होती है उसमें भी फ्रिक्शन हो रही होती है, रगड़ खा रही होती है एयर में बॉल, तो वो जब ऊपर जाती है फ्रिक्शन के थ्रू वो नीचे मतलब नीचे आती है और अल्टीमेटली एकदम से बंद हो जाती है। द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ टाइम पीरियड। जो फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव है वो एकदम से अपोजिट है टाइम पीरियड के, दैट इज फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 1 ओवर टाइम पीरियड। ये पहले भी दिया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव होती है 1 ओवर टाइम पीरियड। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसका पार्ट 3 हम अब अगले वीडियो में मतलब आपको बताएंगे कि क्या है आगे ऑडियो।